गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET मॉक टेस्ट 6 असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके अमाइन चैप्टर से आया हुआ है और आपने अमाइन चैप्टर्स बोर्ड में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो सभी क्वेश्चंस PYQs भी है, CUET में भी आया हुआ है और अमाइंस के हैं, मतलब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल शो कार्बलामाइन टेस्ट। कार्बलामाइन टेस्ट कौन सा रिएक्शन यहाँ पर शो करेगा। आपके पास बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन यहाँ पर कार्बलामाइन टेस्ट शो करेगा। तो चलिए चेक करते हैं कार्बलामाइन टेस्ट होता क्या है। तो ध्यान देखिए, अगर आपके पास AR हो, क्या हो, बेंजीन, या फिर R हो, इसके साथ क्या ले लेते हैं हम लोग, NH2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अमाइंस ले लेते हैं। अमाइन मतलब ये आपका हमेशा 1 डिग्री अमाइन होगी। क्या होगी, 1 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री अमाइन किसको बोलते हैं, जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो उसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो उसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं, राइट। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या शो करेगा, कार्बलामाइन टेस्ट शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखिए ये कार्बलामाइन टेस्ट शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3 ले लेते हैं और दूसरा हम लोग ले लेते हैं कोई भी बेसिक मीडियम लाइक KOH, राइट। समझ में आ गया। तो जब आप ये लेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका NH3 है, ध्यान से देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपका NH2 है ये कन्वर्ट हो जाता है NC में, कन्वर्ट हो जाता है NC, और यहाँ पर आपका ऑलरेडी R आएगा या फिर AR आएगा। क्लियर हो गया, ये NC बना लेता है। तो इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसायानाइड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, मतलब कार्बलामाइन टेस्ट को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको। कार्बलामाइन टेस्ट जो होता है, कार्बलामाइन टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है और जब आइसोसाइनाइड बन जाता है ना तब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा स्मेल आने लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल स्मेल। फॉल स्मेल आने लगता है और अगर ये फॉल स्मेल आने लगा तो समझ जाना वहाँ पर आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन हो चुका है। और जब आइसोसाइनाइड बन गया तो ये फॉल स्मेल आएगा और हम समझ जाएंगे कि ये हमारा कार्बलामाइन टेस्ट दे रहा है। मतलब यहाँ पर आपने जो कंपाउंड लिया है वो हमेशा 1 डिग्री ही है। तो कार्बलामाइन टेस्ट के थ्रू हम ये पता करते हैं कि कौन सा अमाइन हमारा 1 डिग्री है और कौन सा अमाइन हमारा 2 डिग्री है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 डिग्री अमाइन की आप क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम रिएक्शन करवा दीजिए तो आइसोसाइनाइड बना लेगा कौन, 1 डिग्री अमाइन। और अगर आइसोसाइनाइड नहीं बन रहा है, कैसे पता चलेगा नहीं बनेगा, तो जब फॉल स्मेल नहीं आएगा समझ जाएंगे आइसोसाइनाइड नहीं बना है। और जब नहीं बनेगा तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर 1 डिग्री नहीं है, कोई दूसरा अमाइन है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। समझ में आ रही है बात आपको। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पर 1 डिग्री है। कह रहा है कि कौन शो करेगा, कौन सा, कार्बलामाइन टेस्ट। तो हमें पता करना पड़ेगा कौन 1 डिग्री अमाइन है और कौन 1 डिग्री अमाइन नहीं है। जिसको पता करने के लिए हमें ईच एंड एवरी वन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है इथेन अमाइन। इथेन मतलब हमने C2H5 बना लिया और अमाइन मतलब NH2 लगा दिया। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ। जब 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। और 1 डिग्री अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, सिर्फ 1 डिग्री देता है, सिर्फ ओनली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो होगा ही होगा, ए हो गया। चलो दूसरी बात हम चेक करते हैं। यहाँ पर एन इथाइल इथेन अमाइन मतलब एन पोजीशन पे क्या होगा, एक इथाइल होगा जो किसके तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। तो एन इथाइल इथेन अमाइन ये हो गया। अब बताइए ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर एन के पास एक ही हाइड्रोजन है। जब एक ही हाइड्रोजन हो तो मतलब 2 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन, तो ये टेस्ट नहीं देगा। बहुत बढ़िया, अभी तक यही दे रहा है। सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एन डाइमिथाइल मतलब एन पोजीशन पर मिथाइल है और ये 2 मिथाइल है। किस पोजीशन पे, ये भी एन पे है और ये भी एन पे। तो एन डाइमिथाइल हो गया। इथेन अमाइन ये हो गया इथेन
है ना, C2H5, और ये हो गया अमाइन। क्लियर हो गया इथेनामाइन। तो ये हमने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, एन डाइमिथाइल इथेनामाइन। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब ये प्रेजेंट नहीं है तो क्या बन जाएगा, ये 3 डिग्री अमाइन। जब एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो 3 डिग्री अमाइन, और ये भी टेस्ट नहीं देता है। आ जाओ डी वाला में चेक करते हैं, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, तो 1 डिग्री है, तो डी भी देगा यहाँ पर टेस्ट। तो ए देगा और डी देगा। ई भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन मिथाइल, मतलब एन के साथ क्या लगा देना है, मिथाइल लगा देना, एनिलीन, तो ये हो गया एनिलीन। ठीक है, अब देखो क्या ये 1 डिग्री है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, और जब एक हाइड्रोजन हो तो ये क्या हो जाता है, 2 डिग्री अमाइन हो जाता है, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा, ए एंड डी। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, पूरा डिटेल मैंने समझाया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द नाइट्रोजन सोर्सेस फॉर गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस ऑफ अमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलिमाइड में क्या लेते थे हम, याद है आपको, एक लेते थे थैलिमाइड। क्या लेते थे हम लोग, थैलिमाइड। क्या होता था, बेंजीन। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लगा रहता था, 2 कार्बन लगे रहते थे, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। यहाँ पर क्या लगा रहता था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। और यहाँ पर भी क्या लगाते थे हम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। अब इसके बाद क्या होता था बच्चा, यहाँ पर लगाते थे हम एन, और ये इसके साथ, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता, तो एक यहाँ क्या होता था, एच होता था। इसको बोलते थे हम थैलिमाइड। क्या बोलते थे, PTHA, प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, PTHALIMID, इसको बोलते हैं थैलिमाइड। इसकी रिएक्शन करवा देते थे हम किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा देते थे हम KOH के साथ, एक बेस के साथ, है ना, एक बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्या ले लिया हमने, KOH ले लिया। देखो अब क्या करते, OH के ऊपर माइनस और K के ऊपर प्लस, यहाँ तक समझ में आ गया। H के ऊपर प्लस और N के ऊपर माइनस। अब करना क्या है, कुछ नहीं, इस प्लस को इस माइनस के पास भेज दिया, और इस माइनस को किसके पास भेज दिया, प्लस के पास। तो बताओ ये H प्लस और ये OH माइनस मिलके क्या बना लेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा यहाँ से, अब जो बचा उसको लिख दो। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन बना लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, राइट। और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ध्यान देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजन, और इसके साथ अब हाइड्रोजन हट चुका है, और नाइट्रोजन पे कौन अटैक करेगा, K प्लस, मतलब N के ऊपर माइनस, और इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा, K प्लस। क्लियर हो गया, ये अटैक। और यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता है, ये मैं बॉन्ड बना के नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर K प्लस आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। क्या बोलते हैं इसको, पहले थैलिमाइड था, जब पोटासियम नहीं था तो क्या बोलते थे इसको, थैलिमाइड बोलते थे, इसको थैलिमाइड बोलते थे। लेकिन जब पोटासियम KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं पोटासियम, पोटासियम थैलिमाइड, PHTHA, नाम देख लेना, स्पेलिंग गलत होगा तो थैलिमाइड, पोटासियम थैलिमाइड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर कहता है कि कौन सा नाइट्रोजन है, इसमें तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, नाइट्रोजन दिखा आपको, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनियस सोर्सेस, नाइट्रोजनियस सोर्सेस मतलब पोटासियम थैलिमाइड यहाँ पर होगा। तो कौन होगा, पोटासियम थैलिमाइड। अब एक बात बताओ, क्या तुम सोडियम अजाइड लेते थे, सोडियम अजाइड मतलब NaN3 नहीं लेते थे, कहीं यूज ही नहीं होता है गैब्रियल थैलिमाइड में। अब होता है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO नाइट्राइट है ना, NaNO3, सोडियम नाइट्राइट, ये भी नहीं लेते हम लोग। पोटासियम साइनाइड मतलब KCl, मतलब क्या लेते हैं हम लोग, KCl। तो क्या ये सब कंपाउंड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में यूज होता है, जी कभी तो यूज नहीं किया हमने, राइट। अब इसके आगे क्या होता है वो आगे की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा, बट अभी हमारा आंसर आ चुका है, तो अभी हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथाइल अमाइन
रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म मिथाइल अमाइन, मतलब मिथाइल ही होगा। क्या ले लेते हैं हम, CH3 और अमाइन है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर NH2। दिस इज मिथाइल अमाइन, है ना, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा, HNO2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HNO2। तो क्या मैं HNO2 को ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ तो, ऐसे लिख सकता है मैं NOOH, ऐसे लिख सकता हूँ मैं नाइट्रस एसिड को, देखो बिल्कुल लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, OHNO। यहीं पर इसको अरेंज कर देते, इसको यहाँ पे लिखते हैं। और शॉर्ट ट्रिक है ये शॉर्ट ट्रिक है कंपाउंड बनाने का। तो क्या बनेगा यहाँ से बताओ, क्या लिखोगे तुम, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दे दिया N, यहाँ पे दे दिया O, अब क्या बच गया OH, और यहाँ पर दे देते हैं हम OH, दे दिया। और अब इसको सबको एक साथ लिख देते हैं, बताइए क्या बनेगा, इसको बाहर निकाल दो, क्या बन गया देखो ध्यान से, ये बन जाएगा तुम्हारा H2O। तो क्या बन गया एक कंपाउंड, H2O बन गया, बहुत बढ़िया। इसको बाहर निकाल लो, ये क्या है बताओ, ये क्या है तुम्हारा N2 है, N2 गैस भी यहाँ से बाहर निकलता है। कितना इजी, आराम से क्वेश्चन बन गया। और इसको बाहर निकाल दो, ये क्या बन गया तुम्हारा CH3OH। तो एक बनेगा अल्कोहल, दूसरा बनेगा नाइट्रोजन गैस, और तीसरा बनेगा वाटर। आराम से प्रोडक्ट बन गया ना। एक अमाइन की रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ कराओ तो कोई भी अमाइन, यहाँ तो मिथाइल अमाइन लिया था, कोई भी अमाइन ले लीजिए, अगर आप उसकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करना, सॉरी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये एलिफैटिक अमाइन लेंगे, एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक, याद रखना, ठीक है। इस तरह से हम प्रोडक्ट बना लिए तो क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा। इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम क्या है बताओ, मिथेनॉल। तो कहाँ पर है, ये वाला पार्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना इजी तरीका है प्रोडक्ट बनाने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट नॉट यूज्ड, जिसकी हम यूज नहीं करते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स टू अमाइंस। नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनाना, हमें अमाइंस बनाना है, और किसका यूज हम नहीं करते ये आपको लिखना है, राइट। तो चलिए नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक बेंजीन वाला कंपाउंड ले लेते हैं, राइट। यहाँ बेंजीन वाला कंपाउंड ले लिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, नाइट्रो N, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ जल्दी से, नाइट्रो लगाना है तो क्या लगा देते हैं O2 लगाते हैं, हो गया नाइट्रो कंपाउंड, है ना। अब इससे किस में जाना आपको, इससे जाना है अमाइन में। दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, क्लियर है ना। अच्छा अमाइन में जाना है तो देखो क्या करते हैं हम, ये बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, इस तरह से बेंजीन तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर N भी ऐसा ही रहेगा, अमाइन बनाना है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा H2 जुड़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब समझिएगा, यही हुआ कि यहाँ से O2 को रिमूव करना है, O2 को क्या करना है, रिमूव, और H2 को क्या करना है, ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो ये बन जाएगा आपका अमाइन बन जाएगा, है ना। तो नाइट्रो कंपाउंड से हमें क्या बनाना है, अमाइन बनाना। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, आपने क्या देखा, रिमूवल ऑफ O2 करना है और एडिशन ऑफ क्या करना है, H2। तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। मतलब O2 को भगाना है और H2 को ऐड करना है, दैट इज रिडक्शन। और रिडक्शन होता क्या है, रिडक्शन यही होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए, चलिए तो हम चेक करते हैं कहाँ पर हमें रेड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ, और रेड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, तभी तो इस हाइड्रोजन को ऐड करेगा रेड्यूसिंग एजेंट। तो रेड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए, क्लियर है ना बच्चा, याद रखना। चलो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है PD और साथ में H2। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अगर हमारे पास प्लेटिनम, निकिल, ठीक है, पैलेडियम, ये सब आ जाए तो ये क्या हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है। मतलब एक बात समझिए, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है आपका, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल्स दिख जाए समझ आना रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और साथ में ये तो रेड्यूसिंग एजेंट आ गया, और साथ में हमें हाइड्रोजन भी मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं से। तो देखिए यहाँ पर पहला तो आपको क्या दिया हुआ है, रेड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा हाइड्रोजन भी दे रखा है।
मतलब ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन चलते हैं बी वाला। बी वाला में क्या दिया हुआ है, Sn प्लस HCl। बताइए Sn क्या है, मेटल है। Sn क्या है, मेटल, तो ये क्या होगा आपका रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और HCl क्या है आपका, एसिड है। एसिड कि एसिड क्या देता है आपको, H प्लस देता है, मतलब यहाँ से H प्लस मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, और ये रेड्यूसिंग एजेंट है तो इस हाइड्रोजन को जोड़ देगा, ऐड करवा देगा, तो ये भी ये प्रोसेस करवा देगा। नंबर सी, ये भी रिडक्शन करवाएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, Fe प्लस HCl। समझिए Fe क्या है, मेटल है, और मेटल क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट, तो बिल्कुल सही है। और HCl क्या है आपका, HCl भी आपका एसिड है, और ये क्या देगा आपका H प्लस देगा, मतलब ये भी रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, आइए ऑप्शन डी में चेक करते हैं। डी में क्या दिया हुआ है आपको, Fe प्लस NaOH। चलिए Fe की बात करें तो ये बिल्कुल मेटल है सर, ये मेटल है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कोई बात नहीं सर। बट जब आप इसको चेक करोगे NaOH, ये आपका बेस है, ये क्या है, बेस, और बेस क्या देता है, OH माइनस, जबकि हमें क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, तो ये नहीं शो करेगा, ये रिडक्शन शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया ना बात, कितना अच्छे समझाया कि नोट यूज्ड, तो डी वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर यूज नहीं होगा, बाकी तीनों यूज हो जाएगा रिडक्शन के लिए। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, एजो कपलिंग रिएक्शन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विल नॉट शोन बाई। अच्छा, मतलब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता था, याद होना चाहिए आपको, N2Cl, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, आपको पढ़ाया गया होगा, इट शोज कपलिंग रिएक्शन, इट शोज कपलिंग रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्या शो करता है बच्चा, कपलिंग रिएक्शन शो करता है। और कपलिंग रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइज। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, कलर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम N2 और यहाँ पर Cl, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करवा दें अगर फिनॉल से, किसके साथ करवा दें बच्चा, फिनॉल के साथ करवा दें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, समझिएगा, ये हो गया बेंजीन और यहाँ पे लगा दिया OH, राइट। हम जानते हैं कि सब जगह क्या होता है हमारा, बेंजीन में सब जगह H होता है, सब जगह क्या होता है, H होता है, ये तो पता ही है। तो हम क्या करते हैं, इस HCl को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, इस HCl को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन। ध्यान से देखना, यहाँ पर बेंजीन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, N2 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, N2, तो मतलब N होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, N हो गया, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद आएगा फिनॉल, फिनॉल का क्या आएगा, ये वाला बेंजीन, देखिए ध्यान से, ये बेंजीन आ जाएगा, फिनॉल का आ गया, और यहाँ पर H निकल चुका है, और ये सिर्फ क्या बचेगा, OH। दिस इज कपलिंग रिएक्शन। और यहाँ पर जब आप फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका बनाता है ऑरेंज डाई। कैसा बनाता है ये, ऑरेंज डाई बनाता है, फिनॉल ऑल ऑरेंज डाई बनाता है। ठीक है, तो आप याद रखना, दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमने कभी फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा दिया, कभी आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं, इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं अमाइन के साथ, एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, OH के जगह पर अब क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, तो एनिलीन बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ OH हट के क्या आ जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो ये दूसरा कलर बनाता है, वो कलर हमें याद नहीं है, एक याद था, मैंने आपको समझा दिया। तो NH2 भी ले सकते हैं, मतलब एनिलीन भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिनॉल भी आएगा, एनिलीन भी आएगा। अब आइए दूसरा, यहाँ पर आप एनिसॉल भी ले सकते हैं, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसके साथ क्या ले सकते हैं हम, एनिसॉल। एनिसॉल किसको बोलते हैं, ये देखिए, ये बेंजीन है, ये बेंजीन ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया O, और यहाँ पर ले लिया CH3, इसको बोलते हैं हम एनिसॉल। इसको क्या बोलते हैं, एनिसॉल बोलते हैं। तो ये भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर कभी OH आएगा, कभी NH2 आएगा, कभी OCH3 आएगा। अगर OCH3 आ गया तो एनिसॉल, NH2 आ गया तो एनिलीन, OH आ गया तो फिनॉल। क्लियर हो गया, तो ये तीन में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर
बेंजीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रो मतलब NO2 लगा हुआ है। और NO2 कौन सा ग्रुप होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कपलिंग रिएक्शन कंपाउंड्स, कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता है। यहाँ पर आप जितना भी देख लिया आपने, चाहे वो एनिलीन ले लो, चाहे एनिसॉल ले लो, फिनॉल ले लो, वो सब आपको इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, वो डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये सब, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए, ये फंडा आपको याद होनी चाहिए कि इस बेंजीन के साथ क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होनी चाहिए। तो ये कपलिंग रिएक्शन शो करेगा किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। क्लियर हो गया या कोई कन्फ्यूजन है? ये हमने आपको पूरा समझा दिया, तब जाकर के ये क्या शो करेगा? यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन शो करेगा, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होना चाहिए रेदर देन द इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, ये NO2, इसलिए ये कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो यहाँ पर विल नोट शो है ना, तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 क्या कहता है? द गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड। कौन सा अमाइन यहाँ पर प्रिपेयर्ड होता है? समझिएगा ध्यान से। जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है, GPS, मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है, यहाँ पर सिर्फ आपका 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही बनता है। एलिफेटिक अमाइन इज फॉर्म्ड, क्या बनता है यहाँ पर? सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन इज फॉर्म्ड ओनली। यहाँ पर एरोमेटिक नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पर जो बनेगा बच्चा, आप समझिए, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा RNH2। ऐसा ही अमाइन बनता है कहाँ पर? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में। ठीक है, सिर्फ R वाला ही कंपाउंड बनेगा, AR वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आइसोब्यूटाइल अमाइन। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या होगा यहाँ पर? आइसोब्यूटाइल अमाइन। कैसे बनाएंगे? तो ब्यूटाइल है 1 1 2 3, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, 4 है ना, तो एक नीचे लगा दो CH3 और यहाँ पे लगा दो NH2। दिस इज आइसोब्यूटाइल अमाइन। यहाँ पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पूरा कर दीजिए। दिस इज आइसोब्यूटाइल अमाइन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये सब R है। ठीक है, ये सब R है और 2 हाइड्रोजन, मतलब ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, मतलब ये रिएक्शन देगा। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा चलिए और देखते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ए तो सही हो गया, तो देखिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर? 2 फिनाइल इथेन अमाइन। 2 फिनाइल इथेन अमाइन कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम? तो यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, बेंजीन ले लिया हमने और यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम? CH2, 2 फिनाइल है ना, 2 फिनाइल, एक सेकेंड बनाता हूँ, CH2 और क्या आएगा यहाँ पर? NH और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। तो क्या बन गया आपका? 2 फिनाइल इथाइल अमाइन। चेक कर लेते हैं बच्चा, एक सेकेंड रुकना, सॉरी बच्चा ये नहीं बनेगा, इथाइल अमाइन है ना, एक सेकेंड, इथाइल है ना, तो CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा? NH2। क्लियर है? ये बना लेगा 2 इथाइल, तो नंबरिंग कर दो 1 2, हाँ ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। तो 2 फिनाइल ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा, तो फिनाइल बोलेंगे, 2 फिनाइल इथाइल अमाइन। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये बन गया पेरेंट चेन और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट्स। ये तो सब मतलब ये भी देगा, ये भी देगा। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट्स है तो ये टेस्ट देगा। मतलब क्या हो जाएगा? A and B ओनली हो जाएगा। अब सोचोगे सर दूसरा भी चेक कर लेते हैं, देख लो, N मिथाइल बेंजीन अमाइन। क्या दिया हुआ है? N मिथाइल बेंजीन अमाइन। मतलब क्या हो गया? बेंजीन ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा? CH2, यहाँ पर NH और यहाँ पर CH3, यही हो जाएगा। N मिथाइल, देखो N मिथाइल है ना, N मिथाइल और बेंजीन अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, ये आपका एक ही हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 डिग्री अमाइन है और 2 डिग्री अमाइन तो ये टेस्ट देता है, ये तो ऐसे हट जाएगा।
एनिलीन की बात कर लेते हैं। एनिलीन दिया हुआ तो बेंजीन है, राइट, बेंजीन है यहाँ पर, और यहाँ क्या होता है NH2। देखिए ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, और हमने क्या बताया एलिफेटिक ही देगा तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर A एंड B मतलब ऑप्शन A इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है ना? सबका डायग्राम भी बना के मैंने आपको दिखा दिया है, आप बनाना डायग्राम तब समझ में आ जाएगा आपको। ओके बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट्स विथ, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अगर ग्लूकोज की रिएक्शन आप करवाते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, ये क्लास में भी हमने पढ़ाया है, तो ये क्या बनाता है? सक्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है ये? सक्रिक एसिड, सक्रिक एसिड बनाता है, सक्रिक एसिड बनाता है, राइट, याद कर लेना। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो ये क्या बना लेता है? पेंटा एसीटेट बनाता है, पेंटा एसीटेट बना लेता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना लेता है। ठीक है, सारे करवाए हैं क्लास में, आप अपना नोटबुक ओपन करो, सब लिखवाया हुआ ग्लूकोज की, और हमने नोट्स भी सेंड किया था। ठीक है, और अगर चाहिए आपको नोट्स तो बोलना, हम फिर से रिसेंड कर देंगे। अगर आपने इसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया, किसके साथ? सोडियम बाइसल्फाइड, या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? हाइड्रोक्सिल अमाइन दिया हुआ है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन दिया हुआ है। एक सेकेंड बच्चा, हाइड्रोक्सिल, ये सोडियम एसीटेट के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक मैंने लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी ग्लूकोज की, किसके साथ? किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या होता है बताओ? हाइड्रोक्सिल अमाइन का NH2, और यहाँ पर क्या होता है? OH, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसके साथ अगर आपने रिएक्शन करवा दी तो ये बना लेता है ऑक्साइम। क्या बनाता है? ऑक्साइम। बहुत बार आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ा होगा आपने, ये वाला क्या बना लेता है? ये ऑक्साइम बना लेता है। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि सर इसके साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D। ठीक है ना बच्चा? बाकी सब के साथ वो रिएक्शन करता है, एसिड एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड, जो बोलो, कंसनट्रेटेड HNO सक्रिक एसिड बनाता है। क्लियर हो गया? तो याद कर लेना ये छोटे छोटे पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर का, +D ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, अभी जो पढ़ाया था मैंने आपको, फॉर्म्स ऑक्साइम। बात तो सही है, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्सिल बना, सॉरी ऑक्साइम बनाता है। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम क्या होगा? देखो ये वाला पार्ट, यही है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम, यही है। यहाँ पर क्या होने वाला है? ये इसको हटा दो, ये स्ट्रक्चर है ऑक्साइम का। तो क्या होता है यहाँ पर? देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पर 5 कार्बन तक कोई भी चेंज नहीं आता है। जो आपका लास्ट कार्बन होता है C+O, क्योंकि ग्लूकोज है तो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे यहाँ पर H, और यहाँ ये आप छोड़ दो, ये वाला पूरा बॉडी नहीं लिख रहे। जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ? इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। यहाँ पर क्या कर डाल देते हैं? N, और यहाँ पर H बोला था HH, और यहाँ पर OH डाल देते हैं ना। तो क्या होने वाला है? यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकाल दो, और ये C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, C और N के बीच में डबल बॉन्ड दिखा, और ये लास्ट में क्या लग जाएगा? OH, लास्ट में OH। पता चला आपको? तो सिर्फ ये लास्ट 6 नंबर के जो कार्बन है ना, वहीं पर ये प्रोसेस होता है, जो शो करता है कि जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है। ठीक है ना? तो ये वाला बात था। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखना, ये वाला केस होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया ना बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ये कैसे बना? यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने आपको ऊपर में यहाँ बना के समझाया। ठीक है, ये बन जाएगा। आफ्टर दैट अगर आप कहीं चेक करोगे तो यहाँ पर क्या है? CH+NH। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पर भी है CH+NOH, यहाँ पर भी है CH+NOH, यहाँ पर भी है C, ये। ठीक है, बाकी आप अगर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ देखोगे क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन, ये OH जो होता है वो इसी साइड आता है, राइट साइड ही आता है। फिफ्थ वाला OH इधर ही आता है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? OH को यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर चलो वैसा ही है, बट यहाँ 2 बार H नहीं आता है। यहाँ पर भी H को क्या कर दिया? राइट साइड कर दिया, जबकि यहाँ क्या होता है? OH 2 बार, बीच में एक H और दोनों बार। कैसा होता है आपको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर? ये देखो कैसा होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर 6 कार्बन लिख दो, तुमने तो पढ़ा है बच्चा, फिर क्या टेंशन है?
6 कार्बन लिख दो, यहाँ पर लिख दिया 6 कार्बन, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 बार OH इधर आएगा, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, क्लियर हो गया। और देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा H, कितना हो गया, 3 3 6 हो गया ना, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर आएगा CH2OH तो लगा ही दिया ना, यहाँ पर देखो CH2OH लगा दिया। अब बाकी जो भी बचे यहाँ पर, ऊपर चलो, ऊपर चलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ और यहाँ 2 बार OH आएगा, 2 बार OH। शुरू तो हमेशा इसी से करते थे, याद होगा मेरी क्लास में तो हमेशा CH2OH, बाकी 2 बार OH। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या करते हैं, आपको 1 बार H लिखना है और फिर ऊपर में 2 बार OH, 2 बार OH, 2 बार OH, याद है, इस तरह से। अब इसके अपोजिट में लगा दो, इधर क्या लगा होगा, अगर इधर OH है तो इधर H, इधर OH है तो इधर H, इधर H है तो इधर OH, याद है ना आपको। तो याद करने का टेक्निक क्या है, यहाँ 2 बार OH, यहाँ पर 2 बार OH, बीच में एक H, बस। और ये तो शुरू होता ही था CH2H, तो यही ना OH वाला जो केस था यहाँ पर, इसको H और OH कैसे अरेंज करते थे, इसको अरेंज करते थे हम, कैसे अरेंज करते थे, देखिए यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर जो OH था इस तरह से इसको लिखते थे। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इधर कर दिया और H यहाँ पर एल्डिहाइड बना देते थे इसको, ठीक है, समझ में आई, इस तरह से फिर इसकी रिएक्शन करवा देते थे, ठीक है। तो ये याद रखना आप, +D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। कहता है कौन सा हार्मोन है, नीचे जो दिया हुआ है वो बर्निंग ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन, जो क्या करता है हमारे अंदर जो भी फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसको बर्न करके और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो थायरॉक्सिन होता है। बाकी बोलोगे सर इंसुलिन का क्या काम है, तो इंसुलिन जो होता है बच्चा, ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है। किसको कम करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, राइट। दूसरा आता है एस्ट्राडाओल। एस्ट्राडाओल क्या होता है, ये मैच्योर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या करता है ये, मैच्योर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको क्या करता है ये, मैच्योर करने में हेल्प करता है। तीसरा होता है हमारे पास एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो होता है बच्चा, ये हमारा पेन सेंसेशन को कम करता है। पेन सेंसेशन, कहीं पे दर्द हो रही तो उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, पेन सेंसेशन को कम करता है। लिख लेना, मैं फास्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसको कम करता है। हियरिंग सेंसेशन को इंक्रीज करता है, कोई भी चीज़ को हम अच्छे से सुन सके, हियरिंग सेंसेशन को इंक्रीज करता है, तो ये उसका काम हो गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। कहते हैं गिवन स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है, नाइट्रोजनियस बेस है ना, ये एक नाइट्रोजनियस बेस है, और यहाँ पर ये क्या है, एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है ना, पेंटोज शुगर मतलब ये शुगर है, ये शुगर है। तो अगर सिर्फ आपके पास बेस प्लस शुगर दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो यहाँ पर बच्चा आपके पास क्या होगा, बेस भी होगा, उसके बाद क्या होगा, शुगर भी होगा, और शुगर के पास यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी लगा रहता है। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है, या वहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनता है। तो बेस होगा, शुगर होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर अगर दो चीज़ है, क्या है, दो चीज़ याद रखना, अगर सिर्फ शुगर और बेस है, अगर अब शुगर और बेस है तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और अगर शुगर बेस में मतलब न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। क्लियर है, आपने पढ़ाया था, हमने भी पढ़ाया था आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन इसमें करेक्ट नहीं है, उसको आपको ढूंढना है। देखिए क्या कहता है, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। क्या कहता है, इन सुक्रोज द टू मोनोसेक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज से बताओ सुक्रोज में कौन सा बॉन्ड होता है, सुक्रोज में कौन सा, सुक्रोज के दो मोनोमर्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये क्या बोल रहा है, पेप्टाइड लिंकेज।
पेप्टाइड लिंकेज तो प्रोटीन में होता है, पेप्टाइड लिंकेज किस में होता है, प्रोटीन में। ये बोल रहा है कि मोनोसेकेराइड में तो सुक्रोज में होता है, ग्लूकोज में होता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्ट कुछ भी हो, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पॉलीपेप्टाइड लिंकेज जो होता है बच्चा, ये पेप्टाइड लिंकेज जो होता है ये होता है प्रोटीन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ठीक है ना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओनली सी हो जाएगा, ठीक है ना, केवल सी ही होगा, याद करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब आपने क्या ले लिया, मैं थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूँ उसको, C6H10O5 एन टाइम ले लिया, ठीक है, और उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचिए। आपने क्या लिया C6, तो यहाँ पर C6 ही रहेगा, C6H, यहाँ पर H10 है और यहाँ पर H2 है, तो क्या हो गया, H12 हो गया, 10 और 2 कितना हो गया, 12। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 5, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है वाटर का, तो कितना हो गया, O6, ठीक है। जब इसको पानी में डालेंगे, कितना बार लिया था ये, एन टाइम लिया है, एन टाइम, तो ये एन मॉलिक्यूल एन टाइम यही बाहर निकलेगा। तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से यही टूट टूट के बाहर निकलता चला जाएगा, यही टूट टूट के बाहर अलग बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा वो कौन होगा, देख लो, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, C6H12O6 एन टाइम बाहर निकलेगा, क्योंकि आपने कितना लिया है, एन टाइम लिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, एन टाइम हमने लिया था यहाँ पे देखिए, और एन टाइम लेकर के इसको पानी में डाल रहे हैं, तो वो एन टाइम वाटर से क्या करेगा, इस तरह से ले करके 2 हाइड्रोजन मैच करके H12O6 बन के बाहर निकलता रहेगा। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ आरएनए। आरएनए की अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आरएनए मतलब क्या होता है बताओ, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर क्या देगा, बीटा D2 डीऑक्सी, डीऑक्सी तो डीएनए में आता है, डीऑक्सी वर्ड कहाँ आता है, डीएनए में, और यहाँ दे रखा है आरएनए, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। जहाँ पर भी डीऑक्सी आ जाए वो तो डीएनए का पार्ट है ना जी, ठीक है। यहाँ पर भी डीऑक्सी है, तो ये भी नहीं होगा, ए एन डी तो ऐसे खत्म हो गया। अब आएगा यहाँ पर देखिए क्या कहता है, बीटा डी राइबोज, यहाँ पर भी बीटा डी राइबोज है, बहुत बढ़िया। यहाँ फॉस्फोरिक एसिड है, बताया था मैंने आपको, यहाँ पर भी फॉस्फोरिक एसिड है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस कंटेनिंग होमोसाइक्लिक बेस और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है, देखो होमोसाइक्लिक बोलते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, 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 यहाँ पर, दिस इज होमोसाइक्लिक। क्यों, क्योंकि सब जगह कार्बन कार्बन एक ही टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, तो हेट्रो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस। क्योंकि एक जगह नाइट्रोजन आ रहा है, फिर कार्बन आ रहा है, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, अलग अलग आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक बेस है ये। नाइट्रोजन है तो श्योर है ना कि लोन पे डोनेट करेगा, बेस है ये, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सही में ये हेट्रोसाइक्लिक बेस बनाता है, होमोसाइक्लिक नहीं, हेट्रो, याद रखना। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सब कुछ सही है, आंसर कहाँ से मैच करना है आपको, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक बेस आता है, हेट्रो, होमोसाइक्लिक नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ डीऑक्सी है, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ग्लूकोज कैन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अच्छा, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर जो होता है ना बच्चा, ब्रोमीन वाटर ये एक आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब समझिए, जो ग्लूकोज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं हम, CH2OH, राइट। यहाँ पर क्या दे दिया हमने, CHOH कितना बार, 4 टाइम्स, हमने आपको सिखाया था। और यहाँ पर क्या आएगा, CHO, ठीक है। इस तरह से एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ग्लूकोज में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, याद है ना। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप, जब आप इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चा, तो क्या बनेगा, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है सिर्फ यही कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, एसिड में। किस में ऑक्सीडाइज करेगा, एसिड में, बस यही COOH में कन्वर्ट होगा। बाकी सब कुछ ऐसा ही रहता है, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहता है,
उसमें क्योंकि स्ट्रांग होता है तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन ये स्ट्रांग है नहीं, क्या माइल्ड है, तो इसको इसमें कोई भी छेड़खानी वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ OH लग जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, राइट। याद कर लेना, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लो किस में होगा, तो हमें लगता है ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। सिर्फ यहाँ पर इसी को चेंज किया गया, COOH को चेंज कर दिया गया, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया, बाकी वैसे सब कुछ है। यहाँ पे देखोगे इसको भी चेंज कर दिया, इसको भी नहीं होगा। यहाँ पर इसको भी चेंज कर दिया, इसको चेंज किया ही नहीं होगा। यहाँ पर ये एल्डिहाइड कहाँ से आ गया भाई, तो ये सिर्फ ऑप्शन ए ही परफेक्टली है। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर। देखिए विटामिन जो होता है हमारे पास, विटामिन जो होता है हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह से। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, राइट, और एक होता है फैट सोल्यूबल। क्या होता है हमारे पास, फैट सोल्यूबल विटामिन, सही होता है ना। तो फैट सोल्यूबल में क्या आता है बच्चा, कीड़ा आता है। क्या आता है, कीड़ा, KEDA, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, फैट कीड़ा, मोटा कीड़ा, फैट। ठीक है, बाकी जो बच गया, क्या बच गया, बी एंड सी, ये किस में आ जाएगा, वाटर सोल्यूबल में आ जाएगा। तो देखो बी कहाँ पर है, बी कहाँ पर, ये विटामिन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर वाटर सोल्यूबल बोर्ड है, और ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी एंड डी। सी एंड डी किस में आता है बच्चा, जल्दी बता दो, सी एंड डी कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पता है ना, तो न्यूक्लियोसाइड में तो सिर्फ बेस होता है और क्या होता है हमारे पास, एक पेंटोज शुगर होते हैं बस। जबकि न्यूक्लियोटाइड में बेस भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है और पेंटोज शुगर भी होता है। तो वो जो होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स, वो एक दूसरे के साथ किसके साथ ज्वाइन होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ वो बॉन्डेड होता है। बोलोगे सर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो इसका सही आंसर तो यही है। ठीक है ना। अब देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ होते हैं बताओ। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, अभी तो बताया था मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक। पेप्टाइड लिंकेज किस में होता है, अभी बताया था मैंने आपको, प्रोटीन में होता है। किस में होता है, प्रोटीन में होता है, राइट। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, तो किसी में हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे वाटर में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ भी। ठीक है, तो आपको मेनली यही समझना था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, लैक्टोज इज डाइसैक्राइड। सही बात है, जब उसको आप डिजोल्व करेंगे वाटर में तो वो देता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज देता है, दो मोनोसेक्राइड देते हैं। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन की पहचान करें, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी है, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज। ये जो आपका है ए वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ये मान लो ये ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज। तो जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज कौन सा होगा, एक बात देख लेना स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर समझिए स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। ये जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये जो पहला है ये क्या होगा, ए ही होगा। तो ए कार्बन ऑफ गैलेक्टोज, पहला हमने ले लिया गैलेक्टोज का, और ये ग्लूकोज का भी ए ही है, तो ग्लूकोज का भी ए ही कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, एनामर्स बोलते हैं। तो ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों एक दूसरे का एनामरिक कार्बन है, एनामरिक कार्बन है। ठीक है, और इस दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, एक दूसरे का एनामर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एनामरिक कार्बन है। तो ये सिंपल सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या कहता है यहाँ पर, जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, बी इज इनकरेक्ट। क्या कहता है, डीएनए हैज 4 बेसिस। सही बात है, डीएनए के पास कितने 4 बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं। क्या क्या नाम होता है उसका, एडेनिन मतलब ए, उसके बाद साइटोसिन सी, उसके बाद ग्वानिन जी, एंड थायमीन होता है। साहब देख लेना, थायमीन ही बोलते हैं, AGCT या ACTGT, जो कुछ भी बोलो, AGCT, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन, ये 4 बेसिस होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, लास्ट में क्या दिया हुआ, यूरासिल। यूरासिल नहीं होता है डीएनए में, आरएनए में यूरासिल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। एडेनिन तो सही है, साइटोसिन भी सही है, ग्वानिन भी सही है, यहाँ पर यूरासिल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, थायमीन होगा, थायमीन, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूड चेंजिंग और डिप्रेशन इन ह्यूमन्स। तो यहाँ पर हम नोरेंड्रन क्या यूज है, नोरेंड्रानिलिन यूज करते हैं हम मूड चेंजिंग के लिए। अगर कोई पर्सन को क्या बोलते हैं मूड चेंजिंग, मतलब अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ही हाइपर टेंशन में है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नोराड्रेनालिन यूज़ करते हैं। ठीक है। अब थायराइड क्या होता है, थायराइड का यूज होता है बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। नोरेंथिनड्रोन हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टर्फेनाडीन एलर्जेटिक ये मेडिसिन। अगर किसी को एलर्जी हो रहा है तो उसको टर्फेनाडीन दे देते हैं हम लोग। ठीक है, टर्फेनाडीन देते हैं अगर किसी को एलर्जी हो रहा है, कोई भी एलर्जी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो टर्फेनाडीन। नोरेंथिनड्रोन प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद थायराइड बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और नोराड्रेनालिन यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, एक व्यक्ति अगर एक पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है उसका मूड चेंजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 क्या कहता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, हमें मैच करनी है। तो जाइमेज पहला क्या होता है हमारे पास, जाइमेज को छोड़ दो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यूरिया ले लेते हैं, यूरिएज से क्या बनाते हैं, देखो डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया टू NH3 एंड CO2। यूरिया से बना है ना यूरिएज, तो यूरिया यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। तो क्या बनेगा, बी का 4 हो जाएगा। देखो बी का 4 कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, राइट, बाकी सब तो होगा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास माल्टेज मतलब जहाँ पर माल्टेज होगा मतलब बी सी का 3 हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टेज मतलब माल्टोज से ग्लूकोज बनाते हैं, तो सी का 3 कहाँ पर है, सी का 3 यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें भी नहीं आती है, देखो मुझे भी पूरा नहीं याद है क्योंकि ये चैप्टर मतलब बायोमोलिक्यूल से है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, तो ये सब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि बायोलॉजी वाला टर्म इसमें ज़्यादा आता है। फिर भी अगर थोड़ा सा भी याद है ना तो आप इसमें आराम से मैच करके आप क्वेश्चन का आंसर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी हमने 20 तक आपको सॉल्व करके दिखाया, 21 से नेक्स्ट क्वेश्चन हम इन द सेकेंड वीडियो लेक्चर आपको सॉल्व करके समझाएंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।